हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, बहुत जबरदस्त होंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर रहा है। अरे सर ग्रेविटेशन कंप्लीट है, अरे सर एनसीईआरटी कंप्लीट है, अरे सर एमसीक्यू कंप्लीट है, अरे सर एग्जाम्पलर भी कंप्लीट है, अरे सर अभी एमआईक्यूज बचे हुए हैं। एमआईक्यूज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लाया हूं ना, आपका सर ऐसे खुले आहा 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 ये भी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी कॉन्सेप्ट लगते हैं, मेरे को तो पता नहीं था, आज पता चलेगा। करें आगे। ओके चलो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दैट अ प्लैनेट रिक्वायर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सर्फ or around the sun, on what factor does that force depend। अब आप ध्यान से समझो, यहां पे बेसिकली कह क्या रहा है कि ये एक मेरा क्या है, सन, और इस सन के चारों ओर धरती माता चक्कर लगा रही है, हाँ या ना। अब जब धरती माता इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स मेरा क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ या ना, जिसकी वजह से ये धरती माता इस सन के चारों तरफ बंधी हुई है और अपना फोर्स अपने को ऐसे 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 करके गोल 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 घूम रही है। इतनी बात समझ में आया। अब भाई साहब पूछा जा रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज दैट फोर्स डिपेंड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे ये मेरा फोर्स डिपेंड करता है। तो भाई साहब ये फोर्स जो डिपेंड करता है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करता है। यदि सन अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाए ही नहीं, टेंशन ना लगाए, अब टेंशन क्या है, जैसे कि सपोज करिए ये मेरा क्या है, सन, और ये फिंगर मेरी क्या है, नहीं ये फिंगर मेरी क्या है, जैसे कि मैंने यहां पे ये फिंगर में अटैच करा इस थ्रेड को, तो ये फिंगर मेरी क्या है, सन, और ये क्या है, अर्थ। अब इस सन ने इस अर्थ पे लगाया फोर्स, और फोर्स लगाने पे आप देख रहे हो ये सन क्या, ये अर्थ क्या कर रही है, चारों तरफ मूव करने लगी। क्यों करने लगी, बिकॉज यहां पे फोर्स भी लग रहा है, और मैंने एक बात बताया था टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से ये मेरा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है इतनी। चलो अब हम लोग जरा इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या दिया गया है सर, आंसर है बेटे अ प्लैनेट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स। बहुत बढ़िया। प्लैनेट क्या, कोई भी चीज है जो कि राउंड मूव करना चाह रही है, तो उसके लिए उधर एक टेंशन होना चाहिए, जिस टेंशन की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा, जिस फोर्स का क्या नाम होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, जिसके कारण हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। कैसे सर, आप समझो आप समझो आप समझो, ऐसे समझो, मैं आज ऐसे ही समझाता हूं। जैसे कि अभी इस स्ट्रिंग पे कोई भी टेंशन नहीं है, तो ये जो बॉल है या फिर ये जो सर्कल है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। जैसे कि ये सर्कल है तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब भाई साहब जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अब यहां पे लगने लगा फोर्स। क्या लगने लगा, फोर्स। आ रहा है आ रहा है आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाइन में फोर्स लगा, तो कैसे मूव करेगा, सर्कल में। अभी कोई फोर्स नहीं है तो ये आराम से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग पे फोर्स लगने लगा, आया 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 आया, और राउंड में आपका ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। सो अगर स्ट्रिंग में टेंशन, और वो टेंशन मतलब फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वो आपका कैसा मूव करने लगेगी, इन दी सर्कल। बात समझ में आया, ध्यान से देखें आगे। सन विच इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन ऑन द प्लेनेट। सन क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, अर्थ पे। अर्थ मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में करना चाह रही है, लेकिन इस फोर्स की वजह से कैसे मूव कर रही है, सर्कल में। एज एफ इज इक्वल्स टू, फोर्स मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको पढ़ाया है, और ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा किसके बराबर होता है, कैपिटल जी, दैट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर,
हाँ या ना। आर क्या है? बेसिकली द डिस्टेंस। और मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स में जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो कैसे लेते हैं, वो कितने में से लेते हैं, वो लेते हैं बेसिकली सेंटर ऑफ द बॉडी टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, अगर दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रही है, उसमें मेरे को डिस्टेंस देखना है, तो मेरा सेंटर और उसके सेंटर का जो बीच का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, for the and the distance between two is r, so the gravitational forces F is equals to capital G m1 m2 upon r square। आशा कर रहा हूं आपको ये पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर होगा। आप जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। हो गया है आपका ये पूरा का पूरा। आशा कर रहा हूं कि आप सभी ने ये चीज पूरी की पूरी नोट डाउन कर ली होगी या फिर स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटे ये क्वेश्चन जिस भी बच्चे ने सॉल्व कर दिया और मेरे को लिख दिया सर डन, मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बेटे मैं फैन हो जाऊंगा। मेरे को आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको फ्रेम करवा लूंगा कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा। और नेक्स्ट क्लास में आपका कमेंट इसी स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इस बच्चे ने ये कमेंट करा, बहुत अच्छे से करा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आगे। क्या बोला जा रहा है? ऑन अर्थ अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू अर्थ। ठीक है भैया, आगे पढ़ो। while another stone is simultaneously dropped from the same height, which stone would reach the ground first and why? मतलब क्या है? कौन सा स्टोन पहले गिरेगा और क्यों गिरेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हम लोग सपोज करके चलते हैं, दैट इज द हाइट, जिसको हमने नाम दिया h। क्या नाम दिया? h। इतनी बात क्लियर है? अरे सर बहुत क्लियर है। सपोज करिए एक कोई स्टोन है जिसका नाम है a, और मैं इस कलर को ही चेंज करता हूं, कलर बड़ा नामाकूल लग रहा है मेरे को, नामाकूल मतलब बेकार लग रहा है ए, मेरे को ऐसा पता है। अब ये मत कहना कि सर नामाकुल कुछ और भी होता है, मेरे को इतना ही याद है। ठीक है, चलो एक स्टोन मैंने फेंका और वो फेंका ऐसे कि वो पैरेलल टू अर्थ जाके देन ड्रॉप हुआ। दूसरा स्टोन मैंने कैसे फेंका? दूसरा स्टोन जस्ट मैंने ड्रॉप कर दिया। हाँ या ना? क्या कर दिया? जस्ट मैंने ड्रॉप कर दिया। अब पूछा जा रहा है इन दोनों स्टोन में से कौन सा स्टोन पहले गिरेगा, कौन सा स्टोन बाद में गिरेगा, या दोनों स्टोन एक साथ गिरेंगे। क्या है मतलब? मतलब समझो बेटे, आप जानते हो कि काइनेमेटिक्स के लॉ तो पढ़े हो ना। उस लॉ में क्या बोला जाता है? S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाँ या ना? लेकिन जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो दैट S विल बिकम इक्वल्स टू H इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इसमें कोई शंका हो तो मेरे को बताओ, और आशा कर रहा हूं कि इसमें तो आप लोगों को कोई भी शंका परेशानी नहीं होगी। यदि मैं बात करूं फॉर द बॉल A, मैंने क्या बात करी? फॉर ए स्टोन। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो H किसके बराबर है? H के, तो मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने कहा U कितना है? अब आप सपोज करिए ना, यहां से ये बॉल नीचे फेंकी जा रही है। जब बॉल नीचे ड्रॉप करी जा रही है बेटे, तो U विल बिकम इक्वल्स टू व्हाट? शून्य, जीरो, अंडा, नील बटे सन्नाटा। तो मैंने कहा U मेरा कितना है? 0 मल्टीप्लाई बाय T प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्या यहां पे आपको कोई भी गलती लग रही है? बता दो, यहां पे आपको कोई भी गलती लग रही है? सर बेटे बताओ जल्दी, यहां पे कोई भी गलती है? अरे सर है, अरे बेटे है। और वो गलती क्या है? यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वो गलती सुधर जाएगी। क्यों होगा माइनस? ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो, ऊपर से ड्रॉप कर रहे हो तो धरती माता नीचे की ओर फोर्स लगा रही है, तो माइनस में होगा कि प्लस में होगा? सर बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, ध्यान से सुनो। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द धरती माता, तो वहां पे जी हमेशा कैसा होगा? प्लस होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो H की वैल्यू कितनी आई? हाफ GT स्क्वायर। यदि हम ए स्टोन का टाइम नापे कि वो उसको ये एज डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, सो इट विल बिकम इक्वल टू T 2H अपॉन G अंडर रूट।
इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? अब हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टोन के लिए, फॉर स्टोन बी। स्टोन बी आपसे क्या कहता है? H यहां पे भी किसके बराबर है? H के। U किसके बराबर होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय T प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन में कोई गलती है? अरे सर, एक ही बार ट्रिक होती है, यहां पे कोई गलती नहीं है। यहां पे क्या है? प्लस ही रहेगा, बिकॉज स्टोन धरती माता के पास में आ रहा है। यदि पास में आ रहा है तो प्लस होगा, तो H विल बिकम इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। और टी किसके बराबर होगा? 2h अपॉन जी अंडर रूट। यहां पे देखो, इसको भी इतना टाइम लग रहा है, इसको भी इतना टाइम लग रहा है। इट मींस ये दोनों के दोनों स्टोन सेम टाइम पे ही नीचे की ओर गिरेंगे। जल्दी से आंसर को भी देख लेते हैं, एक बार देखते हैं। फॉर अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, the stone is given its initial velocity in the horizontal direction. For vertical motion, the stone u is equals to 0 and a is equals to a stone is thrown from a height. हाँ, a is equals to, यहां पे माइनस नहीं होगा, यहां पे इक्वल्स होगा। a is equals to g and s is equals to h। तो अगर आप देखोगे t किसके बराबर निकला? अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। तो दैट्स वाई यहां पे t स्टोन a के लिए भी है और स्टोन b के लिए भी है, ये दोनों के लिए सेम है। और यदि ये दोनों के लिए सेम है, आप समझो ना, कोई एक हाइट से a ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, a ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, ये दोनों के दोनों 2 मिनट ले रहे हैं नीचे आने पे, तो भाई साहब टाइम तो सेम लग रहा है, तो ये दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे। दैट्स वाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा विच वन इज टचिंग द ग्राउंड फर्स्ट और विच वन इज डिलेइंग द टचिंग द ग्राउंड, क्या बोल रहा हूं, सेकंड। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, ए अगर स्टोन नीचे गिर रहा है, बी स्टोन नीचे गिर रहा है, दोनों एक साथ गिरेंगे क्योंकि टी इज इक्वल टू क्या है, सेम। इतनी बात बस समझ लो। आगे की ओर बढ़े, उस बढ़ने से पहले जल्दी से आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, अपन बाहर निकलते हैं। हो गया बच्चों, जल्दी से आप लोगों ने कर लिया होगा। अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। आगे यदि आप देखोगे तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, सपोज ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सपोज मानो कि धरती मैया की ग्रेविटी जो है वो 0 हो गई, 0 हो गई। देन इन विच डायरेक्शन द मून begins to move if no other celestial body affect it। मतलब क्या है कि यहां पे कहा गया कि धरती मैया की ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो गया, तो जो मून भाई साहब धरती माता की परिक्रमा कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, वो मून भाई साहब का प्रेम इतना अड़िग रहेगा कि वो अभी भी घूमते रहेंगे, कि वो चले जाएंगे। तो ये कैसे पता लगेगा? ध्यान से देखो, ये भाई साहब है, ये मेरी उंगली है धरती माता, और ये है सन। अभी मून बनाया था, अभी सन बनाया था, अभी मैं इसको बना रहा हूं अर्थ, अपनी फिंगर को, इसको बना रहा हूं मून। ध्यान से देखिए, जब भाई साहब धरती माता के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो मून भाई साहब ढक 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 घूम रहे हैं। जैसे ही धरती माता के पास ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? खत्म। अभी है, अभी है, अभी है, लेकिन अब क्या हो रहा है? खत्म। क्या हो रहा है? खत्म। मेरे को डर लग रहा है, क्या हो रहा है? खत्म। और खत्म होने के बाद ये मून भाई साहब क्या ऐसे घूमते रहेंगे? नहीं, ये क्या करेंगे? निकल जाएंगे। अब अगर आप देखोगे कि ये निकले कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन में। कैसे निकले हैं? स्ट्रेट लाइन में। क्यों? क्योंकि अब इनके पास कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है कि वो उस मून को चारों ओर घुमा के रखे, तो ये टेंजेंशियली ही स्ट्रेट लाइन की ओर मूव करेगा। बात समझ में आया? ये वीडियो मैं शॉर्ट्स में मे बी आपको स्लोमो में दिखा पाऊं कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि दैट मून मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ध्यान से देखते हैं हम लोग आगे। देखो, the circular motion of the moon around earth is due to the centripetal force। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट अर्थ, जिसकी आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि यदि मैं, कहां गया, यदि मैं इस मून को ऐसे चल रहा है, ठीक है, और अब इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स लगाना चालू करा, ये मून कैसे मूव करेगा? ऐसे की ओर।
ठीक है, ये मून कैसे मूव करेगा, ऐसे सर्कुलर की ओर। क्यों, क्योंकि यहां पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखिए, प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, देयर फोर्स व्हेन ग्रेविटी ऑफ अर्थ सडनली बिकम जीरो, जब ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, द moon will begin to move in a straight line in the direction it was moving at that instant. That is, the moon will along tangent to the circular path. मतलब क्या, ये अर्थ है, ये मून है, ये ऐसे घूम रही है, जैसे ही अर्थ गायब हुआ तो ये कैसे करेगी, अपने टेंजेंट के थ्रू स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बाहर आता हूं। चलिए, आप सभी ने ये सारी चीजें स्क्रीनशॉट में ले ली हो या फिर नोट कर ली हो, लेकिन ये याद रखना बेटे, ये एक एक क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को खुदेड़ने या फिर खुरेदने के लिए आए हैं। खुरेदने का मतलब होता है कि लाइक जो कॉन्सेप्ट सोया हुआ उसको जगा के, उसको थोड़ा हिला के कि भाई उठ जा, क्वेश्चन सॉल्व कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइडेंटिकल पैकेट्स आर ड्रॉप फ्रॉम 2 एरोप्लेन, वन अबव द इक्वेटर। है, मैंने इक्वेटर पढ़ के ही बोल दिया है, मतलब अपने लेवल का ही नहीं है, लेकिन पढ़ते हैं। वन अबव द इक्वेटर एंड वन अबव द नॉर्थ पोल at the height h, assuming all conditions are identical, सारी की सारी कंडीशन कैसी है, आइडेंटिकल, एक जैसी है। ठीक है, will those packet take same time to reach the surface of the earth, justify your answer। याद करो, क्या याद करो, याद करो, for gravitational force किसके बराबर होता है सर, F is equals to capital G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अब मैं बात करूं कि G किसके बराबर होता है सर, तो G इज इक्वल्स टू कैपिटल G M अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना। यहां पे मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन करवाया था, वो क्वेश्चन कैसा था, मैंने कहा था सपोज दैट रामू इज अ पर्सन, वो उसने गोल्ड परचेज करा पोल पे जाके, नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल पे जाके, भाई साहब ने गोल्ड परचेज करा 100 ग्राम। जब वो इक्वेटर पे आए, इक्वेटर पे आके, जैसे मेरा एक फ्रेंड है अभिजीत, मैंने कहा अभिजीत भाई साहब गोल्ड लोगे, मैं लेकर आया हूं पोल से 100 ग्राम, लेकिन जब इक्वेटर पे नापा निकला 80 ग्राम। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ था, याद करो, दिमाग में ऐसे ठक 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 करो, याद करो। अरे यार, ये तो डिस्टेंस की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि पोल पे डिस्टेंस कम होता है, इक्वेटर पे ज्यादा होता है। हाँ या ना, इक्वेटर पे ज्यादा मतलब ग्रेविटी थोड़ी कम, पोल पे कम, इट मींस ग्रेविटी ज्यादा। दैट्स व्हाई पोल वाले भाई साहब जल्दी से तेजी से नीचे आएंगे एज कंपैरिजन टू इक्वेटर वाले भाई साहब। अब ये नहीं कि पहुंच गए एरोप्लेन में और कूदने लगे, अरे हम इक्वेटर पे कूद रहे हैं, ऐसे 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 लहरा के आएंगे, नहीं भैया, लहराने में ही टपक लोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्रेविटी तो इतनी पावरफुल है कि धक से धक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इन सब चीजों को ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखना है कि पोल पे स्पीड हायर होगी एज कंपैरिजन टू इक्वेटर। ध्यान से देखते हैं इसका आंसर क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट द पोल देन द इक्वेटर। पोल पे ज्यादा होगी, जो कि मैंने अभी आपको बताया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस जी। ठीक है, क्योंकि कैपिटल जी तो आपका कांस्टेंट है। आगे बात करते हैं, सो द पैकेट ड्रॉप्ड एट द नॉर्थ पोल फ्रॉम द हाइट h will accelerate more than the packet dropped at the equator, then the same height and hence will be reached the surface of the earth earlier। मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थ पे नीचे गिरना चाहिए वो कौन पहले गिरेगा, पोल वाला, क्योंकि उस पे जी, स्मॉल जी ज्यादा लग रहा होगा। आशा कर रहा हूं आप लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। हो गया आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये वाला क्वेश्चन, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। यदि आपने थोड़ा सा विवेक का यूज करा, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा जाएगा। ध्यान से देखो, द वेट ऑफ एनी पर्सन ऑन द मून इज अबाउट 1/6 टाइम्स देन दैट ऑन द अर्थ। He can
lift a mass of 15 kg on the earth, what will be the maximum mass which can be lifted by the same force applied by the person on the moon? Assuming all the conditions are identical, will those packets take same time to reach the surface of the earth? Justify your answer. चलिए क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले हम लोग कुछ ना देखो, हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ग्रेविटी और मास का रिलेशन अर्थ और मून में क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो ग्रेविटी ऑफ मून है वो किसके बराबर होती है, 1/6 ग्रेविटी ऑफ अर्थ। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो मास होगा मून पे वो किसके बराबर होगा, 1/6 मास ऑन अर्थ। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि मास जो मेरा अर्थ पे हम लोगों को उठाना पड़ रहा है दैट इज इक्वल्स टू एफ। मेरे को मास कितना उठाना पड़ रहा है, m इज इक्वल्स टू 15 kg। अगर मैं पूछूं कि मेरे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा तो फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू mge, तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 15g। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या मैंने बोला कि मास मेरा कितना है 15 kg, और इस 15 kg को उठाने के लिए मेरे को फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, दैट फोर्स विल बिकम इक्वल्स टू mg। हाँ या ना। g किसका, अर्थ का। मास कितना है 15, तो अर्थ की ग्रेविटी मैंने ऐसी की ऐसी रखी, दैट विल बी ge, और f इज इक्वल्स टू क्या हुआ 15 ge। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को निकालना है, क्या निकालना है, विच कैन बी लिफ्टेड, व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास। मैक्सिमम मास कितना होगा जब हम लोग फोर्स इतना ही लगाएं उसको उठाने के लिए। तो मैं जानता हूं फोर्स मेरा कितना है, F इज इक्वल्स टू mg। हाँ या ना। अब यदि मेरे को, और ये g क्या है, मून, क्या है, मून। अब यदि मेरे को मास निकालना है तो मास किसके बराबर होगा, F/gm। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आशा कर रहा हूं होगी भी नहीं। ठीक है। अब मेरा m किसके बराबर आता है, मैं फिर रेड पेन में आ गया। रेड पेन क्या होता है, थोड़ा दिखता नहीं है, मैं येलो से लिखता हूं। m किसके बराबर होता है, फोर्स मेरा किसके बराबर है 15g। किसके बराबर है 15g। मैं अर्थ का ही फोर्स क्यों ले रहा हूं, क्योंकि बोला जा रहा है जितना अर्थ पे आप फोर्स लगा रहे हो 15 किलो उठाने के लिए उतना ही मून पे लगाना है। तो बताओ वेट कितना उठेगा, मास कितना उठेगा, तो 15g। gm किसके बराबर है, gm किसके बराबर है। अब gm तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि मून लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर अर्थ है। इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्थ में। तो gm किसके बराबर होता है 1/6 ge। हाँ या ना। अब देखो ये एक टर्म बना, वो टर्म कौन सा है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 15ge/6। तो बेटे ये बना a/b/c, और c वाला किसके पास जाएगा, a के पास। तो क्या होगा 15ge/6/ge। अब ये देखूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये g से g कैंसिल हो गया, 15 × 6 विल बिकम इक्वल्स टू 90। तो 90 किलोग्राम मेरा मास होगा जो कि मैं उठा पाऊंगा कितने फोर्स पे, इतने फोर्स पे। बात समझ में आई, हाँ या ना। ये पूरा बात समझ पा रहे हो। अब मैं इसका आंसर चुटकियों में दूं क्या, भाई साहब अगर अर्थ पे 15 किलो मेरा मास उठ रहा है तो मून पे जाके कितना होगा, तो आप समझ सकते हो ना, मून इज लाइक 1/6, और अगर मैं 15 में 6 का गुणा कर दूं तो उतना मेरा मास वहां पे उठ जाएगा, दैट विल बिकम इक्वल्स टू 15 × 6 इज इक्वल्स टू 90। वही तो मैंने यहां पे करा है। बात समझ में आ रही, आप ऐसे तुरंत मत निकालो, आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। ठीक है। मैं अब आगे दिखा रहा हूं आपको इसका आंसर क्या है, देख लीजिए। यहां पे आपको इसका प्रॉपर आंसर दिख रहा होगा। ठीक है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, और अगर है तो फिर कह रहा हूं कमेंट बॉक्स में अभी रोको इस वीडियो को, वीडियो में देखो कौन सा टाइम चल रहा है, कितने मिनट कितने सेकंड हो चुके हैं वो लिखिए।
टॉपिक लिखिए कि मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। भले ही नेक्स्ट क्लास में कोई भी टॉपिक आपका चालू हो, बट आई विल मेक श्योर कि आपको ये वाला क्वेश्चन उस क्लास में जरूर आपको बताया जाए। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कर लिया आप लोगों ने, ये नोट कर लिया होगा, और या फिर किन्हीं बच्चों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। लेकिन याद रखिए बेटे, यदि आप कलम का यूज कर रहे हैं, अपने आप से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट वाले बच्चों से एक कदम आगे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर, हाथ से लिखावट जो होती है वो दिमाग तक प्रवाहित होती है, दिमाग तक जाती है। बहुत हिंदी बोलते हैं सर, हमने कहा while you are writing with your hand, तो all the memories goes into the mind। बहुत खराब इंग्लिश है, लेकिन आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल जी एंड कैपिटल आर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये स्मॉल जी, कैपिटल जी और कैपिटल आर है क्या, फिर हम लोग जानेंगे डेंसिटी क्या होती है। ध्यान से देखो बेटे, तो ये जो आपका स्मॉल जी है, क्या है? स्मॉल जी है, ये किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? दैट इज बेसिकली अ ग्रेविटी। क्या है ये? ग्रेविटी। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि कैपिटल जी किसके बराबर होता है? कैपिटल जी किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल TATIONAL ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होता है सर। हमने कहा बिल्कुल सही है बेटे। अगर मैं बात करूं कैपिटल आर, यहां पे क्या होगा? तो कैपिटल आर इज बेसिकली रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ या ना? अब डेंसिटी क्या होती है? तो डेंसिटी बेसिकली होती है मास और वॉल्यूम का रेशियो। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ या ना? मास अगर मैं देखूं तो मेरे को किसका चाहिए? अर्थ का। वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो भी मेरे को किसका चाहिए? अर्थ का। तो मास के लिए बेटे मेरे को पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को हम लोग फॉलो करेंगे, दैट इज F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, हाँ या ना? लेकिन मेरे को रिलेशन किसका चाहिए? स्मॉल जी, कैपिटल आर, कैपिटल जी और कैपिटल आर। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो F आ रहा है, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला मेरे को क्या पता है? F इज इक्वल्स टू ma। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट्स व्हाई दैट ma विल बी रिटन एज और कैन बी रिटन एज mg। अब इस mg को हमने इस इक्वेशन में पुट करा तो ये किसके बराबर होगा? स्मॉल m स्मॉल g इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। यदि मैं बात करूं m किसके बराबर होगा? तो m विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल G, m स्मॉल g अपॉन कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर, हाँ या ना? अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। अब मेरे को वॉल्यूम भी गिवन है, मास भी गिवन है, क्या मैं डेंसिटी नहीं निकाल सकता हूं? तो डेंसिटी विल बिकम इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास मेरा किसके बराबर है? तो स्मॉल m स्मॉल g मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर अपॉन कैपिटल G अपॉन 4 पाई R क्यूब अपॉन 3, हाँ या ना? अब आप देखो यहां पे एक वो बना, टर्म बना, दैट इज बेसिकली A अपॉन B अपॉन C अपॉन D। D विल ऑलवेज गोज टू A साइड, C विल ऑलवेज गोज टू B साइड। तो 3 आपका किसके ऊपर जाएगा? तो 3mg मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर अपॉन 4 पाई R क्यूब कैपिटल G, हाँ या ना? अब R क्यूब ने R स्क्वायर को कट करा, अल्टीमेट मेरे पास वैल्यू क्या आई? 3mg R ऊपर नहीं बचेगा अपॉन 4 पाई R कैपिटल G। दैट इज द रिलेशन
between mass upon volume in the term of small g, capital G and capital R। आप देखो जरा इसका सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन, यही तो सॉल्यूशन मेरे को चाहिए जो मेरे को यहां पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहां पे देखने को मेरे को मिल रहा है। क्लियर है बात? इतनी क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले आप लोग एक बार प्यारा सा स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से रुको, फिर मैं आगे की ओर प्रस्थान करता हूं। चलिए, हो गया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशन ऑफ सन इवन दो इट डज नॉट फॉल इनटू द सन, व्हाई। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सन है, तो ये सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अरे वाह, परफेक्ट सर्कल। तो ये सन एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, जो कि इस पे लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? अर्थ पे। ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं होता है कि ये अर्थ इसमें आके विलीन हो जाए? विलीन मतलब मर्ज हो जाए, इसमें आके सम्मिलित हो जाए। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं होता है? जैसे कि अगर मैं इस कैमरे को अपनी ओर ऐसे खींचूं तो भाई साहब कैमरा खिंचा हुआ आएगा, हाँ या ना? अगर ऐसा कैमरे के साथ हो पा रहा है तो इसके साथ क्यों नहीं हो पा रहा है? चलिए समझते हैं। ध्यान से देखना बेटे, फिर से अपन लाते हैं चक्राधारी को। चक्राधारी जी आ गए, ठीक है। अब इन चक्राधारी जी को मैंने कहा कि चक्राधारी जी जरा स्ट्रेट लाइन पे जाइए। चक्राधारी पहले एक बच्ची थी, मैंने उसका नाम रखा था, वो बहुत चक्राती थी, ठीक है। तो ये एक चक्राधारी जी है, तो ये ऐसे करके आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं, ऐसे करके आ रहे हैं और ऐसे करके जा रहे हैं। ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे करके आ रहा है और ऐसे करके जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सूरज देवता है, तो लेट सपोज ऐसा मैं हो नहीं सकता है, लेकिन नहीं, चलो ठीक है, वो सब नहीं बोलते हैं। मैंने कहा कि ये हाथ ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना स्टार्ट करा। अब ध्यान से देखिएगा, ये आ रहा है, जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं बताऊंगा अभी। अब ये आ रहा है, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, आ रहा है, जा रहा है। मतलब क्या है? फोर्स लगना तो स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो फोर्स है, ये जो टेंशन है, बेसिकली ये अर्थ को अपनी ओर खींच नहीं रहा है, ये उसको एक मोशन दे रहा है जो कि हमारा है रोटेशनल मोशन, जिसकी वजह से ये अर्थ मेरा क्या मूव कर रहा है? इन द सर्कल, इन द सर्कल, सर्कल में ये मूव करने लगा। इतनी बात समझ में आया? फिर से मैं बता रहा हूं, जैसे कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्यों अभी ये सीधे चलते हुए आ रहा है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगने लगा, ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। और मूव करके किस में मूव करेगा? रोटेशनल फोर्स में या फिर रोटेशनल मोशन में, जिसकी वजह से ये मेरे पास अट्रैक्ट नहीं होगा। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन अर्थ is utilized in providing its centripetal force which is required for revolution। यही तो मैंने भी बताया, वो किस में यूज हो जाता है? रिवॉल्यूशन में यूज हो जाता है, सर्कल में मूव करने लगता है। Hence अर्थ does not fall। कहां? अर्थ फॉल नहीं करता है, किसमें? सन में। क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया आपका ये? चलिए, अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, ठीक है, ध्यान से देखिए। हाउ डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरी विद रिस्पेक्ट टू मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब क्या है? वेट जो है वो मेरा कैसे वेरी करेगा? मास ऑफ अर्थ पे और रेडियस ऑफ अर्थ पे। इतनी बात समझ में आया? हाँ या ना? इतनी बात अगर समझ पा रहे हो तो मैं आगे की ओर बढ़ूं, और ये इसका रहा। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं, W मेरा किसके बराबर होता है? W बेसिकली है क्या? F इज इक्वल्स टू ma, हाँ या ना? और आप जान रहे हैं F की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और वेट मेरा क्या है? न्यूटन यूनिट है उसकी, तो W इज इक्वल्स टू क्या होगा? ma, हाँ या ना? दैट ma मीन्स mg
हाँ या ना। और ये जो स्मॉल जी है ये किसके बराबर होता है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। देख पा रहे हो, तो अगर मैं W इज इक्वल्स टू एम जी लिख रहा हूं, सो W विल बिकम इक्वल्स टू, अल्टीमेटली विल बिकम इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यदि आप यहां पे देखें तो वेट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो इट विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ रही है? ये रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है इसका, कि रेडियस अगर इंक्रीज होगा तो वेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, और रेडियस अगर डिक्रीज होगा तो वेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। मतलब सर आप ध्यान से सुनो ना, इक्वेटर पे वेट कम होता है एज कंपैरिजन टू पोल, बिकॉज पोल पे रेडियस कम होती है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होती है। वही रिलेशन तो यहां पे बताया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से कहा गया, इन अ हाइपोथेटिकल केस, मान लो ऐसा, इफ द डायमीटर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम हाफ। क्या बोला गया, लेट सपोज डायमीटर आपका कितना, डायमीटर अगर 16 है, अब कितना हो गया 8, जस्ट हाफ, ठीक है, ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड द मास इज द 4 टाइम। मास अगर 4 है तो अब कितना हो गया 16। हाँ या ना? नेक्स्ट, then how would weight of any object on the surface of earth will affect। देखो वेट को मेरे को पता है, वेट किसके बराबर है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना? डायमीटर अगर मेरा जस्ट हाफ हुआ है तो रेडियस भी तो मेरा जस्ट हाफ होगा। अगर वो पहले आर है तो अब क्या होगा आर अपॉन 2, और मास कितना होगा 4 टाइम, तो 4 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? यदि मैं अब इसको ओपन करूं सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 4 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। 4 will goes in the numerator, it will become equals to 16 कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा किसके बराबर है, ये मेरा किसके बराबर है, तो देखो ये मेरा वेट के बराबर है। सो वेट कितना हो जाएगा 16 टाइम्स, कितना हो जाएगा 16 टाइम्स। इतनी बात समझ में आई बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको आगे देखते हैं। देखो क्या है मेरा, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यही तो मैंने अभी आपको बताया, वेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आगे देखते हैं, यहां पे भी वेट मेरा जो आएगा वो कितना आएगा 16 टाइम्स टू द ओरिजिनल वेट। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बिकॉज रेडियस भी आधा हो गया और मास भी मेरा 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका ले लो, ले लिया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए हो गया आपका ये, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंडेंट अपॉन देयर मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्टूडेंट थॉट दैट टू ब्रेक्स, पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बेसिकली बेटे आपका न्यूटन लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब हम लोगों ने इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करी थी। और उस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने ये जाना था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट इज m1 एंड m2। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब m1 एंड m2, एंड F is inversely proportional to the square of the distance between them। ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है? तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we will get F is inversely proportional, और F is proportionality sign, inversely proportional नहीं, F proportional to m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यदि अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा दूं, यदि अब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटा दूं तो यहां पे मेरा एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या होगा, F
इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? तो आप यहां पे देख सकते हो कि जो मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास के भी प्रोपोर्शनल है और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना? हमने आपको यह भी बताया था कि यदि मैं हूं तो मेरी बॉडी भी दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट कर रही होगी, लेकिन मेरा मास इतना ज्यादा नहीं है कि वो फोर्स आपको दिख पाए, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमको महसूस होता है। इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं बच्चों? बताओ जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर मैं पूछूं कि आपसे कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब जल्दी से हम लोग देखते हैं। देखो, यही चीज तो मैं बता रहा हूं कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मास के। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? डिस्टेंस के। अब जरा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है? अ स्टूडेंट थॉट दैट टू ब्रिक्स टाइड टुगेदर। उसने क्या करा? एक स्टूडेंट है, उसने दिमाग लगाया, उसने कहा एक ईंटा फेंकते हैं हम तो हमको 2 मिनट लगता है। हमने कहा कि दोनों ईंटें जोड़ दो, तब देखो भारी है, शायद नीचे जल्दी गिरे। देखो, together would fall faster than a single one under the action of gravity. Do you agree with this hypothesis or not? Comment. बेटे मैं तो एग्री नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर पंख और इधर एक मेटल की बॉल को भी अगर आप छोड़ोगे तो वो दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगी until unless मीडियम बीच में मीडियम ना हो। यदि बीच में मीडियम है तो पंख देर में गिरेगा। लेकिन ग्रेविटी क्या किसी मास पे डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट के? नहीं। तो जब वो मास पे डिपेंडेंसी ही नहीं शो करे तो भाई मेरे एक ईंटा लगा दो, चाहे 1000 ईंटे लगा दो, चाहे लाख ईंटे लगा दो, वो गिरेंगे एक ही टाइम पे। आंसर देखते हैं। देखो, an acceleration due to gravity is independent of the mass of the falling body, therefore two bricks tied together fall with some same speed as the single one to reach the ground at the same time under the action of gravity. क्लियर है बात? क्लियर है? जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, हो गया आपका ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2। यहां पे ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो मैं इसको सही कर देता हूं। ये 2 नीचे की ओर आएगा, ठीक है। हैविंग द सेम साइज आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम हाइट h1 and h2 respectively, find out the ratio of time they would take in reaching the ground. Will the ratio remain same if one object? पहले हम लोग टाइम देखते हैं। तो s मेरा किसके बराबर है? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाँ या ना? अगर f क्या है मेरा यहां पे? हाइट। मैंने कहा हाइट, पहले कौन सी हाइट है? h1, ठीक। अगर अब मैं बात करूं कि कोई ऊपर से नीचे की ओर फेंका जा रहा है तो u आपका कितना होगा? 0। तो अगर u 0 है तो h1 के लिए क्या होगा? 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h1 विल बिकम इक्वल्स टू हाफ जी टी 1 स्क्वायर। मैंने h1 के लिए क्या माना? t1 मान लिया। अगर मैं t1 देखूंगा तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 2h1 अपॉन जी अंडर रूट, हाँ या ना? ये मेरा क्या है? t1। अगर अब मैं दूसरा इक्वेशन देखूं सो इट विल बिकम इक्वल्स टू फॉर हाइट h2 दैट विल बिकम इक्वल्स टू h2 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ut2 हाफ gt2 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? u मेरा इधर भी 0 है तो h2 विल बिकम इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर। अगर अब t2 की वैल्यू निकालनी है तो टाइम 2 की निकालनी है तो इट विल बिकम इक्वल्स टू 2h2 अपॉन g अंडर रूट। तो यदि आप यहां पे देखो कि t1 में, सॉरी मैं कलर पेन चेंज कर देता हूं, पेन का कलर चेंज कर देता हूं।
तो यदि आप देखोगे कि यहां T1 में और इधर T2 में क्या कहीं भी मास आपको देखने को मिल रहा है? नहीं, कहीं भी मास नहीं है। यहां पे H है, G है, यहां पे H है, G है, मास तो है ही नहीं। जब मास ही नहीं है तो ये दोनों के दोनों प्रश्न क्या हो गए? व्यर्थ हो गए, क्योंकि इसमें दिया गया है मास के बेसिस पे। और जब मेरा मास ही गिवन नहीं है, मास पे डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो T यही आएगा, चाहे मास आप कुछ भी ले लो। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको ये बात समझ में आई? अब जल्दी से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? देखिए यहां पे भी उन्होंने यही करा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इट मींस T का यहां पे वैल्यू निकाली, T की यहां पे वैल्यू निकाली। ये दोनों वैल्यू में कहीं भी M नहीं है, कहीं भी M नहीं है। और जब M है ही नहीं तो T मेरा M पे डिपेंड ही नहीं है। और जब मेरा T M पे डिपेंड ही नहीं है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आएंगे, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो कैसे भी हो। क्लियर है बात? अब मैं आपको देने वाला हूं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपको सॉल्व करना है। थोड़ा सा विवेक का यूज करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके लाएंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। ओके ओके ओके। सो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा कर रहा हूं कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लाए हैं उसमें सारा का सारा आपका थ्योरी कवर हुआ हो। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन योर राइट हैंड साइड आपको यहां पे कई सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि आपको ई बुक और ई नोट डाउनलोड करना है तो आपको वेबसाइट पे या फिर ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए, सो फॉर दैट आप क्या करें, इन सारे के सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। लिंक कहां से मिलेगी? सो इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो, मैंने अपनी तरफ से आपकी पढ़ाई में कुछ योगदान दिया हो, आपकी पढ़ाई में कुछ वैल्यू एड ऑन करी हो। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।